नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRCA के JBT एग्जाम के लिए, पटवारी एग्जाम के लिए, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले PGT के पेपर 1 के लिए, मेडिकल ऑफिसर या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई सा भी आपका एग्जाम है, इंक्लूडिंग HAS NT एलाइड, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, इन विच ईयर चंबा वॉज डिक्लेयर्ड एज द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, चंबा जो हमारा हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट है, उसको जो है वो पिछड़ा जिला जो है वो घोषित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो कौन से ईयर में उसको पिछड़ा जिला जो है वो घोषित किया गया है? चंबा को जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है वो 2018 में घोषित किया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट चंबा की बात हो रही है, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं। देखिए, ये जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, इसकी स्थापना जो था वो 15 अप्रैल 1948 को की गई थी। मतलब चंबा जो जिला बना था वो 15 अप्रैल 1948 को बना था। एरिया जो है वो इसका वो 6528 स्क्वायर किलोमीटर आता है। नरसिंह टिब्बा आता है, वो चंबा में है। गौरी देवी का टिब्बा चंबा में है। भूरी सिंह म्यूजियम आता है, ये भी चंबा में ही है। राजा भूरी सिंह चंबा के एक राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा बनवाया गया था और ये 1908 में बनवाया गया था। और देखिए, कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में आती है। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में आती है। गेमगुल सीहा बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में आती है। हाथीधार चंबा में आती है। चकली एक कॉइन था जो चंबा के राजाओं के द्वारा चलाया गया था, स्पेशली साहिल वर्मन के द्वारा। दीपक और धांगी जो है वो फेमस डांसेज है चंबा के। झांकी हंतार भी चंबा से रिलेटेड डांसेज हैं। महाकाली लेक चंबा में आती है। चंबा में सतधार वाटरफॉल आता है। कालिका वाटरफॉल, धांचो वाटरफॉल चंबा में आता है। सुकरात सॉन्ग चंबा में जो है वो गाया जाता है। कुंजड़ी और कुंजवा सॉन्ग भी चंबा से ही संबंधित है, चंबा से ही मिलते हैं। बेरास्यूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो चंबा में ही स्थित है। चंबा में हॉप की जो कल्टीवेशन स्टार्ट हुई थी वो 1880 में स्टार्ट हो गई थी। चंबा में जो है वो ओलाइव डेवलपमेंट सेंटर भी आते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। बोलते हैं लांजी, सरद और राजनगर में, इन 3 जगहों पर जो है ये ओलाइव डेवलपमेंट सेंटर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज लोकेटेड नियर द समिट ऑफ बारालाचा पास। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी लेक ऐसी है जो बारालाचा जो दर्रा आता है उसके पास में जो है वो स्थित है। अगर हम लेक्स की बात करते हैं, देखो अब ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन हो गया है कि कौन सी लेक कहाँ पर आती है। तो एग्जामिनर कोशिश करता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया जाए और यहाँ पर वही किया गया है। बारालाचा दर्रे के समीप कौन सी लेक जो है वो आती है? तो ये जो है वो आती है सूरजताल लेक। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कई बार पूछ लिया जाता है कि विच लेक इज सिचुएटेड अपोजिट टू द बारालाचा पास। तो ये लाहौल स्पीति में बारालाचा दर्रा आता है, इसके अपोजिट में ये सूरजताल लेक ही आती है। अब देखिए, यहाँ से भागा नदी को भी पानी मिलता है और आपने ये भी ध्यान रखना है कि एक यहाँ पर चंद्रताल लेक भी आती है जिसे चंद्रा नदी को पानी मिलता है। तो चंद्रताल लेक भी लाहौल स्पीति में आती है और ये चंद्रा और भागा 2 अलग अलग नदियां हैं। जहां पर ये आकर मिलती हैं वो तांदी नामक स्थान पर मिलती हैं। कहा जाता है कि तांदी में जो द्रौपदी थी उसका अंतिम संस्कार जो था वो तांदी में हुआ था। लाहौल स्पीति में और कौन कौन सी लेक्स आती हैं? लाहौल स्पीति में विशाल ताल लेक आती है, दीपक ताल लेक आती है, यूनामसो लेक लाहौल स्पीति में आती है। यहाँ पर चंद्रताल लेक दिया गया है, वो आपका क्लियर हो गया। यहाँ पर जो है वो ब्रादोंसर लेक भी दिया गया है। ये ब्रादोंसर लेक जो है वो कहाँ पर आती है? तो ये डोडरा क्वार और सांगला के बीच में आती है। डोडरा क्वार शिमला में आता है और सांगला जो है वो किन्नौर में आता है। तो इन 2 जिलों के बीच में ये लेक जो है वो आती है। और वैसे ही यहाँ पर जो है वो सरियोल लेक भी दिया गया है। सरियोलसर लेक इसको बोलते हैं। तो ये सरियोलसर लेक जो है वो कहाँ पर जो है वो आती है? अगर हम इस सरियोलसर लेक की बात करेंगे तो ये जो है वो लेक कहाँ पर आती है? ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लेक आती है। जलोरी दर्रे के टॉप पर जो है ये स्थित है। तो ये भी ध्यान रखें आप इस लेक के बारे में। तो इतना सब आपको हिमाचल की लेक के बारे में रिवाइज आपने कर लिया, इतना सब आपको पता यहाँ से जो है वो चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट वाज द शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश GSDP इन 1950-51। तो बोलते हैं कि 1950-1951 में जो GSDP थी हिमाचल प्रदेश की, उसमें सेकेंडरी सेक्टर का जो है वो कितना कंट्रीब्यूशन था। हमारे पास 3 तरह के सेक्टर जो है वो आते हैं और एक प्राइमरी सेक्टर है, एक सेकेंडरी सेक्टर है, एक टर्सरी सेक्टर जो है वो आता है। अब हमने पढ़ा हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के बारे में कि प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2023-24 में कितना रहा। अब हम 1950-51 में भी जो है वो उसको पढ़ते हैं। एक बार हमने पहले भी इसको रिवाइज किया था जब हमने 2023-24 का पढ़ा था।
ये कंट्रीब्यूशन जो है वो 7.41% है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, 1950-1951 का ही डाटा आपको एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ। 1950-51 में ये जो प्राइमरी सेक्टर हिमाचल का हुआ करता था, इसका कंट्रीब्यूशन कितना था? 70.37% जो है वो इसका कंट्रीब्यूशन था हिमाचल की जीएसडीपी में। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन उस टाइम हुआ करता था 1950-51 में, वो इस प्राइमरी सेक्टर का ही हुआ करता था। फिर आता था सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 7.41% था। ये सबसे कम था क्योंकि टर्सरी सेक्टर जो था ना वो उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था। टर्सरी सेक्टर जो है वो 22.22% जो है वो कंट्रीब्यूट करता था 1950-51 में। अगर वैसे ही हम देखेंगे 2023-24 में, अभी तो 2024-25 का भी आंकड़ा आ जाएगा। 2023-24 में अगर आप देखेंगे तो 2023-24 में जो प्राइमरी सेक्टर है आपका, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो घटकर 14.74% जो है वो हो गया है। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो 39.98% जो है वो हो गया है, और टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो 45.28% जो है वो हो गया है। तो ये कंट्रीब्यूशन आपने जो है वो हर इन तीनों सेक्टरों का जो है वो ध्यान रखना है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो गया, चाहे वो आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया, चाहे वो आपका टर्सरी सेक्टर हो गया। देखिए, इस चीज़ को रिवाइज करवा देता हूँ एक बार कि प्राइमरी सेक्टर में जो है वो कौन कौन से जो है वो सेक्टर आते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में जो सब सेक्टर आते हैं, इसमें जो है वो क्रॉप हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, लाइव स्टॉक आपका हो गया, फिशरीज हो गया, माइनिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया, ये सब चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंडरी सेक्टर में जो सब सेक्टर आते हैं, इसमें जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, गैस, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। टर्सरी सेक्टर जो तीसरे नंबर का सेक्टर है, उसमें जो है वो कौन कौन से सेक्टर आते हैं, उसमें आपका होटल्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है जी, और ट्रेड वगैरह सर्विसेज जो है वो इसमें आ जाती हैं। तो इस तरह से इन सेक्टर्स में जो है ये सब सेक्टर आते हैं, ये भी पता होना चाहिए। आफ्टर ऑल आप कंट्रीब्यूशन जो है वो याद रखेंगे तो पता होना चाहिए कि किस सेक्टर में क्या आता है। बेसिक हमने इकोनॉमी भी साथ में रिवाइज कर ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या है। बोलते हैं, इन सितंबर 1947 हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय महाराजा हरि सिंह। देखिए, जस्टिस मेहर चंद महाजन के बारे में आपने पढ़ा होगा। जस्टिस मेहर चंद महाजन जो है वो हिमाचल से संबंध रखते थे और हिमाचल के पहले ऐसे व्यक्ति थे ये जिनको सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जो था वो बनाया गया था। तब से लेकर अब तक हिमाचल का ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी जज नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चीफ जस्टिस बनाया गया। तो जस्टिस मेहर चंद महाजन का नाम आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमने क्वेश्चन में ये पूछा था कि 1947 में जो है वो महाराजा हरि सिंह के द्वारा जम्मू कश्मीर का जो अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था वो किसको किया गया था, तो वो जस्टिस मेहर चंद महाजन को किया गया था। जस्टिस मेहर चंद महाजन के बारे में मैंने थोड़ा सा तो आपको बता दिया। कांगड़ा से ये संबंध रखते हैं। अगर हम बात करें इनके बारे में तो इनका एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है एक, वो पूछी जाती है। वो लुकिंग बैक कर जो है वो इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो आती है। ये क्वेश्चन HPSSC ने तो पूछा ही पूछा है। पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है वो अलाइड सर्विसेज के एग्जाम में, NT के एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है। देखो, ये जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, ये कब से लेकर कब तक रहे थे, तो ये 1954 में बने थे। जनवरी महीने में बने थे। 4 जनवरी 1954 को बने थे और 23 सितंबर 1954 तक ये जो था वो रहे थे। और ये तो आपने जान ही लिया कि कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। एक तरह से आप कहेंगे कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जो था वो इनको बनाया गया था। अब यहाँ पर अगर और भी ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन एग्जामिनर को पूछना होगा तो वो क्या पूछ सकता है? वो पूछ सकता है कि इनका जन्म जो था वो एग्जैक्टली कांगड़ा में कहाँ हुआ था। तो कांगड़ा का छोटा सा गांव है टीका नगरोटा कर जहां पर इनका जन्म हुआ था। और हुआ कब था, तो ये 23 दिसंबर 1889 को जो था वो इनका जन्म जो था वो हुआ था। ठीक है जी। तो ये एग्जैक्टली जब कंफ्यूज करना होता है एग्जामिनर को तो वो पूछ लेगा कि एग्जैक्टली इनका जन्म कब हुआ था। और बाकी जो बेसिक क्वेश्चन इनके बारे में बनते हैं तो वो 3 पॉइंट आपने सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। लुकिंग बैक, इनकी ऑटोबायोग्राफी, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, एक ये बात आपने ध्यान रखनी है। तीसरा, कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में जो था वो इनको नियुक्त किया गया था, या फिर यूं कहिए आपकी कश्मीर के अंतरिम प्रधानमंत्री ये बनाए गए थे। उस टाइम रियासतें भी हुआ करती थी, तो एक बीकानेर रियासत जो था वो हुआ करती थी।
ये जो बीकानेर रियासत हुआ करती थी ना, इस रियासत में इनको संवैधानिक सलाहकार भी जो था वो उस टाइम नियुक्त किया गया था। तो ठीक है, इनको संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया था इस बीकानेर रियासत में, ये आप नोट करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पटवारी के एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगर आप जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, इस टेस्ट सीरीज से जो है वो आपको आने वाले एग्जाम में जो है वो अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप देने में हेल्प मिलेगी। आप अपनी कमियों को एनालाइज कर पाएंगे। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कमियों को एनालाइज करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो कमियों को एनालाइज कर पाएंगे और आगे कोई दिक्कत ना आए उस दिक्कत को हटाने के लिए जो है या फिर उस दिक्कत को कम करने के लिए आप काम कर पाएंगे। और अगर आप सीरियसली तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट भी जो है वो देखने को मिलेगा। टेस्ट सीरीज के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, वहां से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं टाइमली। क्वेश्चन अगला देखिए क्या बोलते हैं, इन विच ईयर अ मूवमेंट इन मंडी वॉज लेड बाय शोभाराम अगेंस्ट दी राजा और राजाज मिनिस्टर फॉर करप्शन। तो बोलते हैं कि किस वर्ष मंडी रियासत के शोभाराम ने राजा के भ्रष्टाचार मंत्री के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये कौन से ईयर की बात रही थी जब मंडी के शोभाराम हुआ करते थे, इन्होंने राजा के मंत्री के खिलाफ एक आंदोलन का नेतृत्व किया। और आंदोलन इसलिए किया जा रहा था क्योंकि मंत्री जो था वो भ्रष्टाचार था, लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, तो इस बात को लेकर इन्होंने विद्रोह किया। ये 1909 में विद्रोह हुआ था, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 1909 में भ्रष्टाचार का बहुत ज़्यादा बोलबाला मंडी रियासत में हो गया था। उस टाइम जो राजा हुआ करते थे वो राजा यहाँ के भवानी सेन हुआ करते थे। इनके जो था वजीर थे एक, जिनका नाम जीवानंद पाधा था। अभी कई बार क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं पहले कि जो जीवानंद पाधा थे ये कौन सी रियासत के वजीर थे, तो ये मंडी रियासत के वजीर थे। ये बड़े ही भ्रष्ट थे, इनका शासक जो था वो बड़ा ही अत्याचारी था, लोगों को डराया जाता था, धमकाया जाता था और लोगों के व्यापार में कंट्रोल कर लिया जाता था। मतलब हर कैसे टैक्स लगा दिए जाएंगे, लोगों का आर्थिक शोषण यहाँ से होगा, तब लोग यहाँ से तंग आ रहे थे। सरकाघाट से एक व्यक्ति थे जिनका नाम शोभाराम था। इन्होंने जो है वो अपने इलाके के कुछ सज्जन व्यक्तियों से जो है वो भेंट की और उनकी शिकायतें भी उन्होंने सुनी। तो इनको लगा कि क्यों ना यार इसके ऊपर कुछ किया जाए। तो इन्होंने जो है वो क्या किया, इन्होंने थोड़े से और स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ी। पहले 20 लोग इनके साथ जुड़े, फिर 50 लोग इनके साथ जुड़े, फिर 400 व्यक्ति जो है वो इनके साथ जुड़े। और तीसरी बार जो लोग इनके साथ जुड़े थे शोभाराम के साथ, वो किसान भी उसमें थे। तो 400 व्यक्ति जो है वो राजा के दरबार में अपनी शिकायतें लेकर जाते हैं। राजा जो है वो शिकायतें सुनने से ही इनकार कर देता है। शोभाराम ने इलाके के लगभग 2000 किसानों को इकट्ठा कर लिया और एक जुलूस निकाला। पहले तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स जो होते थे उस टाइम अधिकारी, उनको भी अपनी शिकायतें बताई, फिर नहीं हुआ तो इन्होंने, किसान बड़े उत्तेजित हो गए। उन्होंने क्या किया, वहाँ के तहसीलदार हरदेव थे, कुछ और अधिकारी थे, उनको पकड़ लिया और उनको जेल में बंद कर दिया। कचहरी, कोर्ट और थाने के ऊपर कब्जा कर लिया गया और यहाँ से अराजकता फैल जाती है, हिंसा जो है वो भड़क उठती है। फिर इस आंदोलन को दबाया भी गया ब्रिटिशर्स के द्वारा और कानून व्यवस्था जो है वो फिर से बहाल की गई। जो आंदोलनकारी किसान थे उनको जो है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है वो आश्वासन भी दिया गया और उनको शांत उस टाइम किया गया। तो इस तरह से एक आंदोलन यहाँ पर जो था वो हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, टिल विच ईयर वॉज द प्रेजेंट ऊना अ तहसील ऑफ होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तो बोलते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो आप ऊना देखते हैं, बोलते हैं प्रेजेंट टाइम में ये जो ऊना है ये किस वर्ष तक जो है वो पंजाब के होशियारपुर जिले की एक तहसील रही थी। तो प्रेजेंट टाइम का जो ऊना है ये 1966 तक जो है ये होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब का जो है वो एक तहसील बनकर रहा था। कई बार तो सिंपली एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 1966 तक जो है वो ऊना कहाँ की तहसील हुआ करती थी, तो ये होशियारपुर जिले की तहसील हुआ करती थी। ये होशियारपुर जो है वो पंजाब में आता है जिसकी ये तहसील हुआ करती थी। अच्छा, हम ऊना डिस्ट्रिक्ट की ही बात कर लेते हैं। तो ऊना जिला जो प्रेजेंट टाइम में आपको देखने को मिलता है, उन 1966 से पहले तो होशियारपुर की जो था वो एक तहसील हुआ करती थी,
1966 में ये हिमाचल में आता है और 1966 से लेकर 1972 तक ये कांगड़ा जिले का भाग बनकर रहता है। इसको एक जिले का दर्जा नहीं मिला था। 1972 में इसको एक जिला बना दिया जाता है और उससे पहले जो ऊना शहर था उसकी नींव बाबा कलाधारी के द्वारा रखी गई थी। रियासतों में अगर आप बात करते हैं कि ऊना जो प्रेजेंट टाइम का ऊना है वो किस रियासत के अंतर्गत आता था, तो एक जसवां रियासत आपको देखने को मिलेगी। जसवां रियासत जिसकी स्थापना 1170 में की गई थी राजा पूर्वचंद के द्वारा, उसके अधीन जो था ये आता था। तो ये आपने ऊना के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि ऊना जो जिला है वो कब बना, कैसे बना, इसकी नींव किसने रखी। ऊना के बारे में आपको जसवां रियासत का भी जो है वो साथ में पता चल गया, तो इस रियासत के बारे में भी जो है वो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं फाइंड आउट द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स विद मंथ्स इन विच दे आर सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से मनाए जाने वाले त्योहारों और उनके महीनों को सही तरीके से जो है वो उनका मिलान जो है वो कीजिए। कुछ फेयर हैं और कुछ यहाँ पर जो है वो मंथ हैं उनके दिए हुए, तो आपको देखना है कि कौन सा फेयर जो है वो कौन से मंथ में जो है वो मनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर सूही मेला दिया गया है, यहाँ पर डल मेला दिया गया है, यहाँ पर रेणुका मेला दिया गया है, यहाँ पर शिवरात्रि मेला दिया गया है। मैं एक एक कर आपको बताता हूँ, फिर मैच करने में सहायता होगी। ये जो सूही मेला है ये चंबा में मनाया जाता है और ये अप्रैल के महीने में ही जो है वो मनाया जाता है। कब? अप्रैल के महीने में ही मनाया जाता है। तो पहले का तो आप ए के साथ ही मैच कर देंगे। दूसरे में क्या बोलते हैं? दूसरे में बोलते हैं डल मेला है। डल मेला जो है वो कौन से महीने में मनाया जाता है और कहाँ पर मनाया जाता है ये भी पता होना चाहिए। तो डल मेला बेसिकली कांगड़ा में जो है वो मनाया जाता है और ये जो है वो कांगड़ा के भी धर्मशाला में मनाया जाता है। ये अगस्त के महीने में लगभग मनाया जाता है। तो दूसरे को डी के साथ मैच कर देंगे आप, अगस्त के साथ मैच कर देंगे। तीसरा रेणुका मेला जो है वो यहाँ पर दिया गया है। रेणुका तो आपको पता है कि एक इंटरनेशनल मेला है। रेणुका मेला जो है वो मनाया जाता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और रेणुका मेला कब मनाया जाता है? तो ये जो है वो नवंबर के महीने में मोस्टली मनाया जाता है, मतलब दिवाली के 10 दिन बाद ये मनाया जाएगा, तो नवंबर का महीना ही जो है वो आता है और ये 6 दिनों तक मेला जो है वो लगभग चलता है। तो रेणुका मेला जो है वो ये किस महीने में मनाया गया? नवंबर के महीने में। तो ये सी के साथ तीसरा मैच हो गया। बच गया हमारे पास ऑप्शन चौथा शिवरात्रि मेला। शिवरात्रि मेला जो है वो ध्यान रखें आप कि शिवरात्रि मेला जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? ये मंडी में मनाया जाता है और ये फरवरी के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। और शिवरात्रि का जो मेला है वो राजा अजबर सेन के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। ये मंडी के राजा हुआ करते थे जिनके द्वारा मंडी शहर की स्थापना भी करवाई गई थी। और शिवरात्रि का ध्यान रखना है आपने कि शिवरात्रि को जो कल्चरल फॉर्म दी गई थी तो वो किसके द्वारा दी गई थी? शिवरात्रि को राजा सूरज सेन के द्वारा जो था वो कल्चरल फॉर्म जो था वो दी गई थी। इसी दौरान यहाँ पर माधव राय की जलेब भी जो है वो निकाली जाती है। तो एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि माधव राय की जलेब जो है वो कहाँ पर निकाली जाती है, किस फेयर फेस्टिवल से ये जुड़ी हुई है? तो ये शिवरात्रि मेले से जो है वो जुड़ी हुई है। ठीक है जी, तो ये सब आप यहाँ पर नोट करें इन 4 फेयर फेस्टिवल के बारे में। तो ऑप्शंस देखेंगे तो पहले का ए, दूसरे का डी, तीसरे का सी, चौथे का बी। ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपके पास सही जो है वो यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि शिवरात्रि मेला कौन से ग्राउंड में लगता है? तो वो पड्डल के ग्राउंड में जो है वो लगता है। बेसिक क्वेश्चन है परंतु फिर भी पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द ग्रोथ ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जो अनुसूचित जाति की आबादी के विकास के बारे में स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई हैं, इनमें से कौन सी गलत है? तो कई बार ना ऐसा होता है कि जब ऑप्शंस में देखते हैं तो हमेशा माइंड में यही चीज़ रहती है कि ट्रू ही पूछा गया होगा कि कौन सी सही है। यहाँ पर ध्यान रखें फॉल्स जो है वो पूछा गया है। जिन्होंने टेस्ट सीट ज्वाइन की हुई है उनको 2-3 पार्ट में कंपाइल कर प्रोवाइड करवा दूंगा, मतलब 50 क्वेश्चन एक साथ प्रोवाइड करवा दूंगा। प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा मिशन एलाइट से।
यहाँ पर देखिए आप क्या बोलते हैं इट शोज अ स्लाइट डिक्लाइन, कि इसमें जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला है। और डिक्लाइन भी कैसे पता चलेगा, एज कंपेयर टू प्रीवियस सेंसस, अगर आप इसको जो है वो आप कंपेयर करते हैं तो मतलब 2011 के सेंसस को अगर 2001 के सेंसस के साथ आप कंपेयर करते हैं तो इसमें जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला था, ये बोला गया है। दूसरे में बोलते हैं कि इट वाज 24.72%, कि ये जो है वो पूरी पॉपुलेशन का ही 24.72% जो है वो है। हम देखिए बात यहाँ पर शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की जो है वो कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश की अगर शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के बारे में आपको याद है, क्योंकि अब हिमाचल जीके को ऐसा सोच रहे हैं कि उससे नंबर बनेंगे ही नहीं कभी भी एग्जाम में। तो मैं एक बात बता दूं कि हिमाचल जीके इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि यही मेरिट को जो है वो बनाएगा। आज बेशक HPRC में वेटेज नहीं दी जा रही होगी, 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे, परंतु आने वाले टाइम में आप देखना कि हिमाचल जीके का ही बोलबाला वहाँ पर होगा और वहीं से मेरिट बनेगी। और HPRC के अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन के तो जितने भी एग्जाम है वहाँ पर हिमाचल जीके बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बोलते हैं यहाँ पर हम देखिए शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो ओवरऑल पॉपुलेशन में शेड्यूल कास्ट का जो है वो प्रतिशत है वो 24.72% नहीं है, वो है 25.19%। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं कि इट शोज अ स्लाइट डिक्लाइन, नहीं, डिक्लाइन भी इसमें नहीं हुआ है, इसमें ग्रोथ ही हुई है। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो था वो 24.72% जो है वो कंट्रीब्यूट करती थी। ये 2001 की जनगणना के अनुसार करती थी 24.72, और 2011 की जनगणना के अनुसार ये 25.19% जो है वो करती है। तो ये आपने ध्यान रखना है शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के बारे में। अब मैं कुछ और भी यहाँ पर प्रीवियस भी रिवाइज करवा देता हूँ, जैसे कि 1991 की जनगणना हुई थी तो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की जो परसेंटेज आती थी वो कितनी आती थी, वो 25.34% जो था वो आती थी। तो ये भी आप नोट कर रखें, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के बारे में पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स फाउंड बिटवीन अंबाला एंड सहारनपुर ऑन द प्लेन्स एंड ऑन द शिवालिक हिल्स बिलोंग टू विच एंशिएंट जनपद। तो बोलते हैं कि अंबाला और सहारनपुर के मैदानों और शिवालिक पहाड़ियों में काफी मात्रा में मिले सिक्के किस प्राचीन जनपद से हैं। तो ये कौन सा जनपद है जिससे ये सिक्के जो है वो संबंध रखते हैं, तो ये जो है वो एक कुनिंद जनपद आता है जिसको कुलिंद कर भी पढ़ा जाता है। कुनिंदाज और कुलिंदाज आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो मैक्सिमम ऑफ कॉइन्स यहाँ पर मिले सहारनपुर और अंबाला में, वो सिक्के जो था वो किसके थे, वो कुलिंदों के ही थे। महाभारत के अनुसार कुलिंद पर जो था वो अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी, और कुलिंद रियासत ब्यास, सतलुज और यमुना के बीच की भूमि को जो था वो बोलते थे। इसमें सिरमौर, शिमला, अंबाला, सहारनपुर ये क्षेत्र जो था वो आते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा पेयर गलत ढंग से जो है वो मेल खाता है। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो स्टेट दिए गए हैं और उनके फाउंडर जो हैं वो दिए गए हैं। अब यहाँ पर महलोग स्टेट दिया गया है, कुटलहर स्टेट दिया गया है, ठियोग स्टेट दिया गया है और रतेश स्टेट जो है वो दिया गया है। महलोग की अगर हम बात करते हैं तो महलोग की स्थापना वीरचंद के द्वारा ही की गई थी, ये बिल्कुल सही यहाँ पर मैच किया गया है, ये सही है। कुटलहर की स्थापना जो है वो जसपाल के द्वारा की गई थी, ये भी सही है। कुटलहर के बारे में ध्यान रखना है कि जो कांगड़ा क्षेत्र की रियासतें आती थी उनमें कुटलहर जो है वो सबसे छोटी रियासत जो है वो आती थी, तो कुटलहर वाला भी सही है। ठियोग की स्थापना क्या मूलचंद के द्वारा की गई थी। देखो ठियोग की बात करते हैं अगर हम, तो मूलचंद ने इसकी स्थापना नहीं की थी। किसने इसकी स्थापना की थी, तो इसकी स्थापना जो है वो जयचंद के द्वारा की गई थी। कहाँ पर, जयचंद कर भी लिखा जाता है, जयचंद या जयचंद आपने ध्यान रखना है, जिनके द्वारा ठियोग की स्थापना की गई थी। रतेश की बात करते हैं तो रतेश की स्थापना जो है वो किसने की थी, राय सिंह के द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। तो रतेश की स्थापना राय सिंह ने जो था वो की थी। तो ये आप इन 4 रियासतों और उनके संस्थापकों के बारे में ध्यान रखना। और यहाँ पर बोलते हैं नॉट करेक्टली मैच, तो ऑप्शन सी ठियोग जो है ये करेक्टली मैच नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हाउ मेनी सब तहसील्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश अप टू मार्च 2025। तो मार्च 2025 तक हिमाचल प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है।
ये आपसे पूछा गया है, कमेंट कर कर आप अपना आंसर बताएंगे। इससे पहले भी ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, इससे पिछले पार्ट में हमने ये क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस किया था। तो जल्दी से कमेंट कर कर बताइए कि मार्च 2025 तक हिमाचल में तहसीलों की संख्या कितनी है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और जिन्होंने टेस्ट सीट ज्वाइन की हुई है उनको प्रैक्टिस सेट इसका जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।